प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 नक्सलियों ने डाले हथियार, 16 लाख की इनामी नक्सल दंपति ने भी किया सरेंडर। वक्फ कानून को लेकर लोगों में भय पैदा कर रही है कांग्रेस, मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या में तनाव, परिजन बोले मुस्लिम लड़कों ने रंजिश में मारा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलबुर्गी में कर्नाटक सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश विरोध रैली। भुवनेश्वर में भारी बारिश का कहर, भारी बारिश के बाद भुवनेश्वर के जयदेव विहार इलाके में सड़कों पर दिखा जल भराव। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने इनकम टैक्स विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड तथा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। बीजेपी सरकार द्वेषपूर्ण तरीके से आजादी के पहले से आजादी की खबरों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अखबार का निर्माण किया नेशनल हेराल्ड के नाम से, जिसमें पटेल से लेकर नेहरू जी से लेकर गांधी जी से लेकर सभी क्रांतिकारी लोगों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस अखबार का आविष्कार हुआ। और आज बीजेपी सरकार जो क्रांतिकारियों का अखबार है, जिसने देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान किया, उस पर प्रहार कर रही है। बार बार सोनिया जी को और राहुल जी को ईडी बुलाकर परेशान किया जा रहा है, केवल और केवल अपने जो ईडी है, सीबीआई है, उसके जोर पर। कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। ये एक अखबार नहीं है, एक संस्था है जिसको देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज हम कांग्रेस सरकार फुट जोर से उसका विरोध करते हैं, बीजेपी सरकार का, कि आप पिछली बार भी 5-5, 6-6 घंटे, 5-5 दिन तक राहुल जी और सोनिया जी को बैठा कर, लेकिन वो कार्रवाई बिल्कुल साफ सुथरी निकली। किसी प्रकार का कोई दोष आरोप उन पर आरोपित नहीं हुआ। पुनः एक बार बीजेपी सरकार दोषपूर्ण तरीके से उन पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज इस तरीके से धरना दिया है, आगे भी और ये धरना प्रदर्शन जब तक मोदी सरकार नहीं संभलेगी, जब तक नहीं सजेगी, ये पूरे आरोप नहीं हटाए जाएंगे, ऐसे ही आंदोलन करती रहेगी। माहौल है नेशनल हेराल्ड उस मामले को लेकर जो ये ईडी के द्वारा नरेंद्र मोदी के कहने पे जो ये प्रक्रिया की गई है, झूठे मुकदमे दर्ज कराया जा रहा है, इसका हमने आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज ईडी ऑफिस का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। हम इनको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी वो नेता है जो किसी भी उन पे पहले भी 24-25 मुकदमे दर्ज कराएंगे झूठे, और झूठे मुकदमों से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। वो लगातार पार्टी को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और जब से इन्होंने गुजरात में प्रवेश किया है, गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इनका सरकार जा रही है और राहुल गांधी सभी कार्यकर्ताओं को जाकर वहां पहचान रहे हैं और उनको वो तवज्जो दे रहे हैं जो जिसके वो लायक है। और आगामी चुनाव में भी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी रूप में, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, किसी भी तरीके से वो डरने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और ईडी अगर अपने इन कुछ हरकतों से बाज नहीं आती है तो युवा कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन भी करेगी। मैं पुखराज दिवा, युवा कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष। इस समय में स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बनकर पूरे देश में गूंजी और अंग्रेजों की सत्ता को हिलाया। उस नेशनल हेराल्ड के खिलाफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी थी और अंग्रेजों की मुखबिरी करते हुए नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त भी करते हुए, और आज आजादी के बाद जब इनका आत्मसत्ता आई तभी ये नेशनल हेराल्ड के खिलाफ है। ये जो कार्रवाई ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से संपत्ति जब्त करने की जो कार्रवाई ईडी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जोधपुर कांग्रेस और तमाम भारत की अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आने वाले समय में इसका स्वरूप भी बदलेगा और आंदोलन तेज। खबर कर्नाटक के धारवाड़ जिले से, जहां गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया। बता दें कि ईसाई धर्म में एक बहुत ही पवित्र और भावुक दिन गुड फ्राइडे को माना जाता है। इस अवसर पर कल घटकी तालुका के तुमारीकोप गांव में यीशु मसीह के जीवन की कहानी को नाटक और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। भारतीय किसान यूनियन वर्मा के जिलाध्यक्ष
सुशील चौधरी पर जानलेवा हमला किया गया। सुशील चौधरी का आरोप है कि उदय कुमार नाम के एक व्यक्ति ने उसके साथ गाली गलौज की और उस पर गोली चला दी। गोली सुशील के हाथ में लगकर आर पार हुई। सुशील ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि उदय कुमार ने खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब उस पर दबाव बनाया जा रहा है। मामला यह है, मैं सुशील कुमार जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा का हूं और मेरे साथ गांव के कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर गांव के युवक से ही उदय कुमार सनोफ सुखपाल सिंह से मैं खेत पर था अपने और गाली गलौज कराकर मैंने उसके बाप से हलाना दिया कि ऐसे ऐसे तेरे लड़के ने मुझे गाली दी है। तो इतनी ही बात पर उस लड़के ने तमंचा निकाल कर पेड़ की उसमें ओट में खड़ा था और तमंचे से गोली चला दी और गोली जो है मेरी बाजू के आर पार हो गई, जिसमें मेरी हड्डी दोनों हड्डियाँ टूट गई हैं। और 100 नंबर पर फ़ोन कर हम फिर हॉस्पिटल आ गए थे। हॉस्पिटल पर ही 100 नंबर आई सरकारी में और मेरे बयान दिए और FIR दर्ज कराई है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 15 दिन हो गए। परसों लड़के ने खुद स्वयं आपको उसमें कोर्ट में सरेंडर किया है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा हमारे पर ही दबाव बना रही है फैसले के लिए। इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। फैसला कर लो कि फैसला कर लो, परिवार का मामला है। मोटा पैसा खा रखा है पुलिस ने। क्या कुछ पुरानी रंजिश भी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, आज लोग कोई वाद विवाद नहीं हुआ हमारा आपस में। गांव के कुछ युवकों ने उसे चढ़ाया है, उठाकर गोली चलवाई गई है। राइफल का तमंचा था 315 का, 315 की गोली आर पार हुई है। और जो है गांव के जो लोग हैं, पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसे जेल से रिमांड पर लेकर 120B के तहत षड्यंत्र रचताओं को भी गिरफ्तार किया जाए। अगर वे लोग गिरफ्तार नहीं हुए और प्रशासन शासन ने मेरे साथ न्याय नहीं किया गया तो मैं भारतीय किसान यूनियन वर्मा का जिला अध्यक्ष हूँ। मैंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी अपने पार्टी के आदमी को नहीं बताया था, क्योंकि मामला गांव का था। मैं इसे राजनीति में नहीं खींचना चाहता था, लेकिन पुलिस की नाकामी को देखते हुए ये कदम मैंने उठाना पड़ रहा है। और मैं ऐलान करता हूँ, अगर मेरा निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो मैं शासन और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करूँ। और वहीं नेहा हिरेमठ हत्याकांड को आज 1 साल पूरा हो गया है और इसी को लेकर श्री राम सेना ने नेहा की मौत के लिए न्याय की मांग करते हुए हुबली में एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में नेहा हिरेमठ को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस अवसर पर श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने कहा कि 18 अप्रैल 2024 को नेहा हिरेमठ नामक छात्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। आज इस घटना को 1 वर्ष पूरा हो गया है। ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2025 ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಹಾಡು ಹಗಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಕೋರ್ಟು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ, ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡದೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತೂ ನಿರ್ಲಜ್ಜವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ 1,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠನ ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ದಿನ ತ್ರಿಶೂಲ ದೀಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮೂಡಿಸೋಗೋಸ್ಕರ, ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳಾದರೆ ಇದೇ ತ್ರಿಶೂಲನಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ವಕ್ಫ್ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮಗು ಉಳಿತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಜಲಿ ಉಳಿತಿದ್ಲು. ಈ ರೀತಿ 18 ಘಟನೆಗಳು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹದ್ದು. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಉಳಿತಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ, ಆ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತೂ ನಿರ್ಲಜ್ಜದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಆ ಮಗುವಿನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಅವನು ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್, ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೋರ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇಡೀ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಜನರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ದು ಇನ್ಯಾವುದು ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಯಾರ ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಇದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ, ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ರೀ, ದಾರ ಅಲ್ಲದು, ಉಡುದಾರ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಇದೆ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಸ್ತಿಕವಾದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಯಾರು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಒದ್ದು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है. फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड. घर वहीं जहां हो आपका भरोसा. पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता. रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून. रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर. इस छोटे से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है. न्यायालय ने साथ ही ये भी कहा है कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए. वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान भी सामने आया है. सुनिए. देखिए, कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12 घंटे चर्चा के बाद और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है. देखिए, उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हो. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर्स ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, या वक्फ बाय यूजर खत्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी, या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं. ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है. वक्फ बोर्ड किसी राज्य ने वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है, जिसमें और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम्स ऑफ राजस्थान में हो चुका है.
कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी देख रेख करता हो। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है, तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है, कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नजीर अहमद में हो चुका है। जब जब ये गए कि साहब वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप, रिलीजियस में हस्तक्षेप है, आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हुए, हाई कोर्ट्स के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो एक तरह से रख रखाव करती है। तो ये सेटल हो चुका है। दूसरी बात, कलेक्टर और अगर डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, तो उसका फैसला आप कलेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। फिर वही सवाल अगर पिटिशनर की तरफ से सिब्बल या अभिषेक मनी सिंह उठा रहे हैं, वक्फ बाई यूजर में हमने रिट्रोस्पेक्टिव खत्म किया है, अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है, वहां पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो वक्फ की रहेगा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है ये सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वो वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल इन बिंदुओं को उठाया, बाहर कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कोई रोक नहीं लगाई, कोई इस कानून को उन्होंने नहीं रोका, बस केवल एक सरकार को उनके जवाब को सुनने के लिए 7 दिन का समय दिया है। और 73 पिटीशंस हुई हैं, तो उसमें दोनों पक्षों को कहा है, चाहे वक्फ के फेवर में, चाहे वक्फ संशोधन के या विरोध में, 5-5 वकील निर्धारित कर ले, जिससे कि फिर 7 दिन सरकार का, 5 दिन को। तो साफ है कि जो एक इंटरप्रिटेशन और समीक्षा करने का अधिकार है, उसके अंतर्गत सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन जो वक्फ का कानून, संशोधन कानून आया है, सरकार केवल संशोधन लेके नहीं आई, उसने जेपीसी को भेजा। 38 घंटे बैठकें हुई, 38 बैठकों में 113 घंटे बैठकें हुई। दुनिया के हम 284 स्टेक होल्डर से भारत में जाकर के मिले हैं, और उसके बाद हमने जो अमेंडमेंट्स किया, सजेशन दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया है। दोनों सदनों में 12-12 घंटे चर्चा हुई है। इसलिए वो लॉ ऑफ द लैंड है, और वो देश के आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा विधवाओं के हक में। खबर पटना से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की बैठक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये हमारी पहली बैठक हुई है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है उस पर हमने बात की है। हम लोगों की पहली बैठक जो है महागठबंधन की हुई है, और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर हम लोग ने चर्चा की है। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने, इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है।
अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार, ये स्थिति है। और इसका दोषी और कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहे हैं। यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया है बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया होगा? हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब दे दो। तो हम सब लोग सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, और इस बार हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। की जनता में 20 साल बिहार को कोई, आप देखेंगे हाल फिलहाल 2012 के बाद से बिहार में लगभग 12 सालों में, 13 सालों में स्थिर सरकार बिहार को नहीं मिला है। जनादेश का अपमान बार बार किया गया है। तो इसलिए हम लोग सब लोगों ने मजबूती के साथ, महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। आज घूसखोरी थाना ब्लॉक चले जाइए, अंचल अधिकारी नापी में जमीन के कितना घूसखोरी बढ़ गया। थाना शराब बंदी है लेकिन फिर भी शराब उपलब्ध, कितना करोड़ों हजारों लीटर जो है शराब केवल पकड़ा गया। 40,000 करोड़ का पैरेलल आपका जो है बन गया है मार्केट, ब्लैक मार्केट। किसी एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं, किसी मंत्री पे कार्रवाई नहीं, पूल गिर जा रहा है, चूहा काट दे रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है। ये हालत बिहार के हो गए। तो आज हम सब लोग महागठबंधन के लोग बैठे हैं और हमने तो अपनी बात को रखा है। अब हम चाहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी जो है अपनी बात को जो है आप लोगों के समक्ष जो है
वहीं राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को 3 महीने की समय सीमा देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने कहा, मेरी निजी राय में क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा निर्देशित नहीं है, इसलिए ऐसी समय सीमा पर दिशा निर्देश जारी करने से बचना चाहिए। I think so far as the judgment of the Supreme Court is concerned, that is their wisdom in interpreting say, Article 200 and 201. But that's true that there is no time-bound schedule available for the governor or honorable the president to exercise their power. So ordinarily, to my understanding, there should be a request to honorable the governor or honorable the president, if so, to decide the matters as expeditiously possible, and mandating within a timeline which the constitution does not take care of should have been avoided if possible. And so far as 142, Article 142 is concerned, that is only to do complete justice between the parties inter se. But giving timelines for disposal of matters pending is not, to my understanding, is a 42 article. Comments are concerned, to my understanding, are very personal. I'm not supposed to say so either way. But to my understanding, we all have to introspect ourselves, because we all are equally responsible and accountable to see that the mandate of Constitution must be upheld and rule of law on whose shoulders it has been today must see that in upholding the rule of law we must discharge our official obligations as being casted by the Constitution. My only request is that, as I said about introspection, if something has remained pending for a long time in the office of the governor, with the Constitution never taken care of, the framers always thought that let the authorities to whom official obligations have been casted upon must discharge their duties expeditiously, and that is what the Article 200 also postulates. If somebody is not discharging his duty, and at that point of time some comments are made, I don't say whether it is justified, not justified, but I'll always say it should have been avoided. And self-introspection, to my understanding, is the best recourse which is expected from everyone to follow. But sir, how do you see this remark made by the Vice President of holding a high office of the country, calling Supreme Court that is his personal comments. I don't want to say. Everybody examine the authorities' function in their own way. It is Honorable Vice President has his personal view, which he has put before the public. Let public examine it. But sir, isn't clearly showing the rift between the government and the judiciary after this remark? I don't think there is any rift. I don't think. And there should not be any rift. Judiciary is discharging its duties. Executive is discharging their own duties. So I don't think there is any rift of any. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।